खबरें विस्तार से। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। फिर उसके बाद ये मुलाकात राजनाथ सिंह से भी हुई। ये एक शिष्टाचार मुलाकात हुई, इस हवाले से जानकारी दी गई इस मुलाकात को लेकर। और बड़ी खबर यह है कि शिमला से पेम्पा सेरिंग ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। तिब्बती समुदायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि इससे पहले कई मठों और संगठनों का पेम्पा सेरिंग दौरा कर चुके हैं और तिब्बती समुदाय से बातचीत कर चुके हैं। और कई बार जब उन्होंने बातचीत की तो लोगों से तैयार रहने की भी अपील की। और अब आज पेम्पा सेरिंग ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तिब्बती समुदायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सीएम से जब मुलाकात करने पहुंचे तो कई मुद्दे तिब्बती समुदायों से जुड़े हुए जेर गौर आए, उस पर बातचीत हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ऐसा पेम्पा सेरिंग ने मुलाकात के बाद भी कहा। इससे पहले आपको बता दें कि कई मठों का भी दौरा कर चुके हैं, तिब्बती समुदाय से मिल चुके हैं। तिब्बती स्कूल जो होते हैं वहां पर भी पेम्पा सेरिंग पहुंचे और आज उन्होंने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। मुलाकात करते हुए उन्होंने तिब्बती समुदाय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को सीएम सुक्खू के सामने रखा है। सात दिनों के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंचे और उनके साथ एडवोकेट जनरल अनूप रत्न भी दिल्ली से सीएम के साथ शिमला आए हैं। इस दौरान सीएम ने सीपीएस के इस्तीफे पर सीएम से सवाल जब किया गया, जिसको लेकर सीएम सिरे से टालते हुए नजर आए और कहा कि ऐसी कोई अटकलें नहीं हैं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष बदलने के सवाल पर भी सीएम ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और आला कमान से कई और मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने और विकास कार्यों को प्रगति देने पर इस दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा हुई है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी किया जा सकता है। से प्रतिभा सिंह जो है उनको हटाया जा सकता है, जो चिंतन शिविर में वहां पर कहा गया था। सर क्या क्लैरिटी है इस पे, मतलब क्या आप इस पे कहेंगे सर, आपका टेक क्या? मैंने तो विक्रमादित्य की पोस्ट पढ़ी नहीं जी, और अभी कोई ऐसी बात है ही नहीं कोई जिस पर कोई चर्चा हो, तो इन बातों को राजनीतिक रंग देना भी ठीक नहीं होता। और निश्चित तौर पर सब लोग हम मिलकर पार्टी का ही काम कर रहे हैं, सरकार का ही काम कर रहे हैं। लगाई जा रही है कि सीपीएस में इस्तीफा दे सकते हैं। मेरी जानकारी नहीं, आप बताओ कि हाँ किसी ने बोल रहा तो बताओ। लेकिन एक सवाल है सर, ये सीपीएस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा कोर्ट गई है और जो सत्यपाल जैन हैं वो केस की पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं उनके कलीग के साथ। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? इसको लेकर भी लगातार राजनीति, देखिए वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उनके पास जो भी हथियार होते हैं, चाहे कानून का हथियार है चाहे राजनीतिक हथियार है, उस दृष्टिकोण से विपक्ष की पार्टी का दायित्व भी होता है वो मुद्दे इन बातों को उठाते हैं। लेकिन हम सरकार की तरफ से सब प्रकार से तैयार। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीपीएस के इस्तीफा देने वाली खबर आई कहां से? असल में आज ये खबर हाईकोर्ट के फैसले के पहले आई कि सभी सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि 19 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है जब सीपीएस के मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो अब सवाल ये उठ रहा है और ये खबर आई है कि तमाम जो सीपीएस हैं जिसे सुक्खू सरकार ने बनाया है वो इस्तीफा दे सकते हैं, जो कि ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम सीपीएस हैं, कौन कौन सीपीएस हैं, इन के नाम भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से इन तमाम नामों को दोहरा दूं। सुंदर सिंह ठाकुर सीपीएस बनाए गए, जो कि कुल्लू से विधायक हैं। किशोरी लाल सीपीएस बनाए गए, विधायक हैं। और राम कुमार सीपीएस बनाए गए, जो कि विधायक है दून से। इसके अलावा संजय अवस्थी सीपीएस बनाए गए, विधायक है अर्की से। और आशीष बुटेल ये भी सीपीएस है, विधायक पालमपुर से जीत कर आए। और मोहन लाल ब्राक्टा विधायक है रोहड़ू से, इन्हें भी सीपीएस बनाया गया था। तो सुक्खू सरकार में 6 सीपीएस बनाए गए और सीपीएस पर मचा घमासान अब
हाईकोर्ट तक पहुंचा है, अदालत तक पहुंचा है और अदालत में अब सुनवाई का दिन भी, सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। और उससे पहले अब ये खबर आ रही है कि तमाम सीपीएस खुद ही इस्तीफा दे सकते हैं, यानी सुक्खू सरकार के तमाम सीपीएस के इस्तीफा देने की खबर आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट का फैसला जो भी हो तो देखने वाला होगा, उस पर नजर बनी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस याचिका को लेकर पहुंची थी, इस पर हमने देखा था कि जब सीपीएस मुकर्रर किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर भी कई हमले बोले थे और साथ ही साथ अपने मन मर्जी का लिया हुआ फैसला बताया था। और अब कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि ये तमाम सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक निजी शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा हताश और निराश हो चुकी है। यहां तक कि भाजपा के अपने ही नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उन तमाम चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा लगातार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बीच में घसीटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और कानूनी लड़ाई में भी नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरी होती नहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बिना बीच में लिए उनकी कोई भी जो है लड़ाई मुकेश अग्निहोत्री के बगैर कंप्लीट हो सकती है। राजनीतिक लड़ाई में हमने ध्वस्त कर दिए, कानूनी लड़ाई में ध्वस्त कर देंगे। हमें कानून पे पूरा विश्वास है। शिमला में सीपीएस की नियुक्ति पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि जिन प्रदेशों में सीपीएस बनाए गए उनको हटाना पड़ा। अगर हाई कोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार केवल अटकलें हैं। पहले भी बड़ा अनबैलेंस्ड मंत्रिमंडल बनाया है। जिला कांगड़ा जो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है, वहां से केवल एक मंत्री बनाया गया है। वो कांगड़ा जिला के प्रति इनकी किस प्रकार की मानसिकता है उसको दर्शाता है। और आज कांगड़ा के अंदर इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला है, उसके बावजूद वहां मंत्री नहीं है। लोगों में रोष है और लोग आने वाले समय में जब 2024 में इसका चुनाव होगा तो इसका बदला लेंगे। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, मुझे लगता है ये केवल और केवल अटकलें हैं, इसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम इनकी पूरी की पूरी संख्या देखते हैं मंत्रियों की और सीपीएस की, तो वो कहीं आगे बढ़ जाती है। इसलिए वो चैलेंज किया गया है और जिन जिन प्रदेशों में आज तक चैलेंज हुआ है वहां पर जो सीपीएस के अगेंस्ट चीजें जो है वो अपील जो है वो गया है। न्याय जो है वो इनको जहां पर भी इनके अगेंस्ट अपील की गई है वहां पर जो रिजल्ट आया है वो सीपीएस के अगेंस्ट आया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हिमाचल प्रदेश में भी यही होगा और यहां से सीपीएस हटेंगे। तो भाजपा ये मानकर चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी दूसरे राज्यों की तरह होगा, यहां से भी सीपीएस हटेंगे। तो प्रदेश में सीपीएस का मुद्दा गर्माता जा रहा है और भाजपा सीपीएस मामलों को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा उपचुनाव, विधानसभा और नगर निगम चुनाव हारी है और इस हार को पचा नहीं पा रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने नियमों के तहत सीपीएस नियुक्त किए हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें टिप्पणी करना गलत होगा और जो हमने नियुक्तियां की हैं वो नियमों के अनुसार की है। बाकी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी कोर्ट में सारा मामला चला है। बाकी तो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम भी चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप रखे हैं, सीपीएस रखे इन्होंने। ये तो चलो आज वो पक्ष में मामलों को उठा रहे हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हमने नियमों के अनुसार की है। बाकी मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटकम। मेरा तो यही मानना है कि अपनी चुनावी हार के बाद, चाहे 2022 की थी चाहे नगर निगम की थी, वो उसको बचा नहीं रहे हैं। अब डिप्टी सीएम इनकी अपनी सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के स्टेटों में है, 5 स्टेटों में इनके अपने डिप्टी सीएम है। ये अपनी बातें सब इनको माफ है। वो तो कहती है कि ड्राई क्लीन मशीन है हमारी भारतीय जनता पार्टी, इनको सब माफ है। बाकी और ऊपर सब बातें लागू कर। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल सहित मातृ एवं शिशु केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के कार्यों की तारीफ की। साथ ही संतोष जताते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु केंद्र बिलासपुर में आम आदमी के बच्चों को मिल रही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अब मिल सकती हैं। अच्छी व्यवस्था मदर एंड चाइल्ड जो सेक्शन हमने देखा, शिशु
बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। और चूँकि जो खासकर चीज़ें हम देते हैं 24 आइटम्स में होती हैं, जननी सुरक्षा प्रोग्राम बहुत रखा है, बहुत अच्छा है। हमारे सरकार ने ये सुविधाएं जो दी हैं, जिसमें हम समझते हैं कि बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं, और हमारी खासकर जो बच्चों की देख रेख है, खासकर पोस्ट नेटल केयर, वो अच्छी हो रही है। और वही मैं समझता हूँ वही सुविधाएं हैं जो हमारे आम पब्लिक को मिल रही है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ के हमारी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर साहब, सब लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, पूरी कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। वेरी प्लेज होती है। शिमला में जवाहर बाल मंच कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस के जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में 25 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हो रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। वहीं कांग्रेस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज दिल्ली के दौरे पर हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कई वरिष्ठ नेताओं, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। शिमला में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी वाटरशेड की ओर से वाटरशेड विकास के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं विषय पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि शिमला में भी अन्य महानगरों की तर्ज पर हाट बाजार के लिए जगह का चयन किया जाएगा और जहां पर स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच सकेंगे और ऐसी व्यवस्था प्रदेश के हर शहर में की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों में जल्द 450 नई नौकरियों का प्रावधान किया जाएगा, जिससे विभाग के कार्यों में तेजी आएगी। हिमाचल के नए नवनिर्वाचित विधायकों का संसद भवन में ट्रेनिंग सेशन चलाया गया, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के नए विधायक दिल्ली पहुंचे। ये ट्रेनिंग 12 मई तक संसद भवन में चलने वाली है, जिसमें विधायकों को अनुशासन, सवाल पूछने का तरीका, नियम, कायदे, कानून के बारे में बताया जा रहा है। आदमी बात करता है, विपक्ष के साथी का किस तरीके से उसकी बात का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तमाम भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, पहली बार जो विधायक बने हैं उन्हें संसद भवन में जाने का मौका मिला है। आप सब लोग एक साथ, जो कि बीजेपी, कांग्रेस तमाम विधायक हैं जो पहली बार बने हैं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से चल रहा है आपका शिविर? मेरा नाम डॉक्टर जनकराज है। मैं चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से भाजपा का विधायक चुना गया हूं और हम लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर में जो जानकारी दी जा रही है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी जनता ने जो हमें दायित्व दिया है उसको निभाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। कांग्रेस से विधायक हैं आप, किस तरीके से जो अपने साथी की बात आप सुन रहे थे, क्योंकि एक सहयोगी के रूप में आप लोग संसद भवन में हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरा नाम अजय सोलंकी है। मैं जिला सिरमौर के नाहन निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के का विधायक चुन के आया हूं और यहाँ हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी तो कल फर्स्ट डे था, सेकंड डे है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और वैसे तो हम 2 सेशन अटेंड करके हिमाचल के विधानसभा में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, निश्चित तौर पे इससे जो है हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए मौका मिलेगा। जब विधानसभा में जो फीलिंग होती है वो अलग है और ये जो संसद भवन में फीलिंग है वो अलग है, कि चीज़ें एक ही हैं, दोनों स्तर और जो स्थिति है अलग अलग है। जो कि ये संसद भवन है वो विधानसभा है, मगर बातचीत व्यवहार हर जगह एक जैसा ही होता है। देखिए, जो प्रणाली है वो तो सेम ही है, उसको समझने में हमें इसलिए भी फायदा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन हो चुका है और हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत इनकरेजिंग है। जो हमारे युवा जो साथी हैं, तो कई अपॉर्चुनिटीज़ में हमें रूल भी नहीं मालूम था, उसके बाद भी उन्होंने हमें अलाउ किया। तो अभी रूल्स के बारे में प्रैक्टिकली समझ भी आ गई थी। यहाँ पे आके रिसर्च वर्क के ऊपर कैसे काम करना है, इसके ऊपर
किस तरह देश आगे बढ़े, इसके ऊपर विचार करने का मौका मिला और अपने आप को सुदृढ़ करना, रिसर्च को अपना बेटर करना, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन विधायकों को विधानसभा स्पीकर के सामने व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए, किस तरीके से विधानसभा में अनुशासन रखना चाहिए, तमाम चीज़ों के बारे में बिंदुवार तरीके से इनको संसद भवन में ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि तमाम ये नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय के सचिव सहित एनसीटीई सचिव के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान शिमला पहुंचने पर रोहित ठाकुर ने कहा था कि एनटीटी शिक्षकों की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की जांच करवाएगा। भर्ती के लिए एनसीटीई ने जो नियम तय किए हैं उसके तहत भर्ती की पात्रता के लिए 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डिप्लोमा करवाने वाले संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होने चाहिए, जबकि सरकार के ध्यान में आया कि प्रदेश में ज्यादातर डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है। इनमें भी ज्यादातर बाहरी राज्यों के हैं और कई संस्थानों की मान्यता को हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने रद्द कर दिया है। इसको लेकर अभी डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री मेरे पास आए थे, कुछ कोर्ट के भी आदेश आए हैं, उसको जरा एग्जामिन करवा रहे हैं, लेकिन वो ये कि अनिश्चित काल तक ये इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और प्रदेश के अंदर ही विशेषकर मैं अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूंगा, 3148 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं, जो 455 स्कूल ऐसे हैं जहां पर आपका मैं समझता हूँ विदाउट टीचर स्कूल्स है। तो इनको फिलअप करने की हमारी कोशिश है, प्रयास है, और इसको एग्जामिन करवा के जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर आया है उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। 15 के आसपास हमारे को ऐसे स्थल मिल चुके हैं जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम जमीन हो चुकी है। प्रथम चरण में जो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा वो उन जगहों से होगा जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम हो चुके हैं। और जहां तक तो अधिग्रहण की आपने बात की, ये भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, भविष्य के लिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के नाम जमीनें हैं वहां पर ये स्कूल आगे आए। शिमला दौरे पर पहुंचे निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग के आज दौरे का 3रा दिन है और उनकी मुलाकात आज सीएम सुखू से भी हुई। इससे पहले अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तिब्बतियों से अपील की कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। चीन में कभी भी बदलाव हो सकता है, ऐसे में तिब्बतियों को अपने मुल्क में वापसी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पेम्पा सेरिंग ने संजौली के जोंग मठ के अलावा पंथा घाटी मठ और दोरजेडक मठ का भी दौरा किया। शिमला है, हिमाचल का कैपिटल है, तो जगह भी कम है, तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। वो जैसे सब कम्युनिटी में ये शायद ये है, हम लोग बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो होप फॉर द बेस्ट ये है कि हम लोग जितना जल्दी से हो सके तिब्बत में वापस लौट जाएं, और जब तक ऐसी स्थिति ना आए तब तक 30, 40, 50 साल हमें संघर्ष करना है तो भी करना है। तो उसके लिए तैयारी जो करना है वो डायस्पोरा कम्युनिटी है, इंडिया में जो है, नेपाल में है। अभी हमारा जनसंख्या तो 1,30,000 के करीब है, और इंडिया में कहीं 72,000, और नेपाल में 10,000, और भूटान में 1,500, बाकी 50,000 तो बाहर में है। तो क्या लगता है जो मॉडल आपका है अब और जोर पकड़ेगा, कब तक आपको लगता है कि लक्ष्य किस तरह से आप जो है हासिल करेंगे? अब समय तो बोल नहीं सकता था, समय बोल सकते तो मैं कोई और होता, मगर बदलाव जरूर आएंगे। तिब्बत में भी बदलाव आना चाहिए, चीन में भी बदलाव आना चाहिए, और हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग परमानेंस को नहीं मानते हैं, इम्परमानेंस को मानते हैं। तो दुनिया में राजा महाराजा आए, शासन आए, चले गए, अभी चीन का कम्युनिस्ट का शासन है, वो भी चले जाएंगे, उसमें भी बदलाव आएंगे, और जब भी बदलाव आएंगे तब हमें तैयार होना चाहिए कि कैसे मौका पे हमें क्या करना चाहिए। आपने कई कलाकार देखे होंगे, लेकिन हमीरपुर के रवि धीमान जैसा कलाकार शायद ही देखा हो। लदरौर इलाके के बरोटा गांव के रवि धीमान ने लकड़ी पर 3D आर्ट को उतार दिया है।
उनकी ये कलाकारी देख लोग दंग रह जाते हैं। रवि को बचपन से ही ड्राइंग में इंटरेस्ट था। धीरे धीरे अपनी कला का जादू लकड़ियों पर दिखाने लगे। लकड़ी पर एक 3D आकृति बनाने में उन्हें 20 से 25 दिन लग जाते हैं। उनकी कलाकृतियां 20 से 25 हजार रुपए में बिकती हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सुक्खू सहित कई महापुरुषों के चेहरे को अपनी खास कला से लकड़ी पर उतार चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो इस आर्ट को विस्तार दे सकते हैं। ये सर मेरी अपनी ही प्रेरणा थी, कोई अपने हिसाब से, मतलब इसको सिखाने वाला तो यहाँ तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। मेरे जो पेरेंट्स, जो मेरे मेरे जो पूर्वज थे, वो लकड़ी के मतलब खिड़की दरवाजे और ट्रेडिशनल जो हमारा काम है वो करते थे। उनको देख के मतलब लकड़ी की नॉलेज और जो था वो तो उनका पैतृक काम होने की वजह से थोड़ा था भी, और लकड़ी को कैसे काम किया जाता है उसका भी था थोड़ा बहुत। लेकिन ये काम थोड़ा फिर इसमें कोई बोल सकते हैं कि कोई ऐसी प्रेरणा या कुछ था, मतलब शौक था मेरे को। ये बहुत पुराना काम है और अच्छा काम है। ये मेरे दादा भी करते थे और परदादा भी करते थे। हाँ, हम भी मदद करते हैं, जैसे मूर्तियों को रेगमाल से घिसना वगैरह। इनके परदादा वगैरह सब काम करते थे लकड़ी का ना जी। आगे फिर इन्होंने मूर्ति कला अपना अभ्यास करा उनके द्वारा, चाहे अपने दिमाग के द्वारा, और इन्होंने सब चीज़ों की मूर्तियाँ बनाई, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की, प्रधानमंत्री मोदी की, मुख्यमंत्री सुक्खू की, अन्य और भी हैं ज़्यादा। 28 मई को सोलन में रफ़ी नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें गायक मोहम्मद रफ़ी के गीतों पर समा बांधेंगे। इस बार रफ़ी नाइट में महाभारत सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले संदीप मोहन भी आएंगे। कार्यक्रम का आयोजन उदय फार्म क्लब की तरफ से किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए गायक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ आ रहे हैं, जिसमें मेन कलाकार हमारे महाभारत के अर्जुन, जो है हमारी पुरानी महाभारत जो थी रामानंद सागर की, उनके जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, वो यहाँ पे 28 मई को आ रहे हैं। और उनके साथ बहुत बड़ा बैंड दिल्ली से यहाँ पे प्ले करने आ रहा है। और इसमें हम जो है स्थानीय कलाकार को मौका देते हैं रफ़ी और लता के गाने का, कि ताकि भाई बच्चे यहाँ से कुछ सीख के आगे क्षेत्रों में अपना नाम कमाएं। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में कोगुलेशन मशीन लगाई जा रही है। इसे खास तौर पर सर्पदंश के मरीजों के लिए लगाया जा रहा है। मशीन से ये पता चल सकेगा कि किस मरीज को सांप ने काटा है या किसको नहीं। किसी मरीज के शरीर में खून जमने पर यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर खून जमने की वजह क्या है। इस मशीन से 5 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा। फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर खरीदा था, तो उसके साथ जो है ना ये हमारे उनके कंपनी ने हमारे को जो है ये मशीन जो है अवेलेबल कराई थी, कोगुलेशन मशीन। तो इसमें हमारे जो है बहुत से टेस्ट जो है जो 4-5 टेस्ट होते हैं, जो जैसे BT-CT हम लोग करते हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए जो है देखते हैं। जैसे अब सांप काटे के पेशेंट आते हैं, उनमें आपको देखना पड़ता है कि कोगुलेशन इनका हो पा रहा है प्रॉपर, कि कहीं ब्लड फ्लो तो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा। तो इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन में ब्लीडिंग और पेट में ब्लीडिंग और कहीं और ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो टेस्ट इसमें बड़ी जल्दी है, बड़ी आसानी से और बड़ी तुरंत किए जा सकते हैं। वो मशीन हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रदेश की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।